क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि लड़की का बाप होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है? एक लड़की को पालने के लिए बेचारे बाप को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे एक खतरनाक असैसिन बनना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों के एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बडी डैडीज, जिसकी कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से दो असैसिन अपने एक मिशन के दौरान मिलते हैं एक बच्ची से जो अपने पिता को ढूंढ रही होती है, और गलती से उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों उसी के पापा हैं, और सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं कि इन दोनों को उसका पिता बनना पड़ता है। और क्योंकि ये असैसिन होते हैं तो इनके लिए अपने रोजगार को मेंटेन करते हुए बेचारी बच्ची को पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये स्टोरी हमें यही दिखाती है कि अगर तुम कभी बड़े होकर के एक असैसिन बन जाओ तो तुम अपनी बच्ची को कैसे पाल सकते हो। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लो और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना ताकि तुम फ्यूचर के लिए ट्रेन हो सको। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट रे को एक असैसिन वाला काम मिलता है, जहां पर उसे हीरे जवाहरातों के तस्करी करने वाले आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। और उसके लिए वो बाइक पर बैठ के उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, और ये देख करके उसके लोग रे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जिसे डॉज करते हुए और अपने बाइक चलाने की स्किल को दिखाते हुए एंड में रे उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे डर करके उस बॉस का चेला अपने ड्राइवर को बोलता है, जल्दी इसके ऊपर चढ़ा दो। और तभी हमें पता चलता है कि वो जो ड्राइवर है उसका नाम है काजुकी, और वो रेई के साथ मिल करके इस बॉस को पकड़ने के लिए आया है। और वो वहीं स्पॉट पर ही उसके चेले को मार देता है, और फिर उसके बाद उस बॉस से प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए उसे ले आता है एक वेयर हाउस में, और उसे गन पॉइंट के ऊपर रख करके उससे इंफॉर्मेशन लेने लगता है। इतने में ही काजुकी को किंडरगार्टन से फोन आता है, जिसमें लेडी बताती है कि उसकी बेटी यानी मीरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और ये सुन करके काजुकी रेई से पूछता है, दोस्त जरा एक बात बताओ, जब तुम मीरी को स्कूल छोड़ने गए थे तो क्या वो ठीक थी? और मैं तुम्हें रेई का कैरेक्टर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ना ज्यादा बोलता है और ना ज्यादा हंसता है, और ये ऐसा क्यों है वो हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। और जब रेई काजुकी के इस प्रश्न को सुनता है तो वो बोलता है कि हाँ, उसकी नाक तो बह रही थी। और ये सुनकर के काजुकी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर वो किस तरह का बाप है जो कि अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकता है। और फिर इसी बहस के बीच वो बॉस सोचता है कि है भाई ये चल क्या रहा है, और इतने में ही वो उस बॉस को टपका करके अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं। और फिर हमें काजुकी की आवाज आती है कि किस तरह से पिछले क्रिसमस में उन्हें मीरी मिली थी, और तब से मीरी उन्हीं के साथ है। और फिर जो कहानी है वो रिवाइंड होकर के क्रिसमस से पहले शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काजुकी अपने महिला मित्र के घर पर होता है, और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी रात में फाइट हुई होती है। और हम ये देखते हैं कि वो उस लड़की की आइडेंटिटी को चुरा लेता है, और फिर वो कन्वीनियंट स्टोर से सामान लेकर पहुंचता है अपने घर पर। यहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए रेई बैठा होता है, और वो अपार्टमेंट सिगरेट के धुएं से पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, जिसे देख करके काजुकी पहले तो खिड़कियां खोलता है ताकि सिगरेट का धुआं बाहर निकल सके, और फिर वो लग जाता है घर की सफाई में। और यहाँ हमें पता चलता है कि काजुकी सिर्फ असैसिन ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा गृहस्थ है, यानी वो रात में चाकू का यूज करता है लोगों को मारने के लिए, और दिन में उसी चाकू का यूज करता है टमाटर सब्जी काटने के लिए। और ये कॉम्बिनेशन कन्याओं को बहुत ही अच्छे से आकर्षित करता है। और उसी बीच काजुकी को ये पता चलता है कि रेई एक बिल्ली को उठाकर पालने के लिए अपने घर पर ले आया है, और ये देख करके काजुकी उस पर गुस्सा करता है, और रेई के ना चाहने पर भी उसे उठा करके वापस उसी जगह रख देता है जहाँ से बेचारा रेई उसे ले करके आया था। और फिर वो वापस आकर के खाने के दौरान उसे बताता है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और हमें पता नहीं है कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और अपनी लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करनी चाहिए। और फिर जब वो ये बातें बोल ही रहा होता है तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले काजुकी का भी एक परिवार हुआ करता था जिसमें उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक ऐसे ही इंसिडेंट के दौरान उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। और इस चीज का रिग्रेट काजुकी आज भी अपने दिल में लेकर के घूम रहा है। और काजुकी पहुंचता है एक कैफे में जिसे चलाता है क्यूटारो, और यही आदमी काजुकी और रेई को उनके असैसिन का काम देता है, यानी यही बताता है कि किसे मारना है और किससे इंफॉर्मेशन निकालना है। और फिर क्यूटारो काजुकी को उसके पिछले मिशन का पैसा देता है और बोलता है जाओ ऐश करो। और फिर काजुकी उसमें से कुछ पैसे निकाल करके उस एनवेलप को क्यूटारो को वापस दे देता है और बोलता है
तुम्हें पता है ना इसे कहाँ देना है। और फिर ये सुनकर के क्यूटारो उस एनवेलप को रख लेता है और बोलता है देखो दोस्त, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, वो ले ना ले वो उसकी मर्जी है। जिस पर काजुकी बोलता है कि अरे कोशिश तो करो दोस्त। और फिर इसी दौरान उन्हें मिलता है उनका दूसरा मिशन, जिसमें उन्हें एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को टपकाना होता है, जो कि जापान में ही एक बहुत बड़े होटल के अंदर क्रिसमस ईव पर पार्टी कर रहा होता है। और अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काजुकी एक केक डिलीवरी वाले का भेष बदल करके वहाँ पर पहुँचता है। और वो पहले तो गार्ड्स को चकमा दे करके लिफ्ट के अंदर पहुँच करके ऊपर जहाँ पार्टी हो रही होती है वहाँ जाने ही वाला होता है। और इतने में ही वहाँ घुस जाती है इस एनिमे की मेन कैरेक्टर मीरी, जो कि 5 साल की होती है और अपने पिता को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ चुकी होती है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ पर काजुकी को घुसने के लिए इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, मीरी वहीं पे ऐसे ही घुस गई। लेकिन खैर हम क्या कर सकते हैं। और फिर लिफ्ट के अंदर ही काजुकी और मीरी के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, जिससे काजुकी को उसका नाम पता चलता है। और फिर वो दोनों थोड़ा सा बातें करने लगते हैं। और इतने में ही जब वो टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, उनके पहुंचने से पहले ही खबर पहुंच चुकी होती है कि जो केक लेकर के आ रहा है वो जाना पहचाना आदमी नहीं है। और इतने में ही उस केक की ट्रॉली के अंदर से रे निकल के आता है। और फिर वो दोनों मिल करके उस पार्टी के अंदर घुस जाते हैं। और ये देख करके उस आदमी के गार्ड्स इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच मीरी अपने पापा को ढूंढते ढूंढते उस बॉस के चेले के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पापा हो। और ये मौका देख करके वो मीरी को गन पॉइंट पर उठा लेता है और बोलता है कोई भी हरकत मत करना, नहीं तो बच्ची का गेम बजा दूंगा। और ये देख करके काजुकी सोचता है कि अब वो क्या करे। और फिर वो उस चेले की तरफ अटैक करते हुए मीरी से बोलता है कि मीरी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। और ये सुन करके मीरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस चेले को धक्का दे करके काजुकी की गोद में आ जाती है। और इसी बीच रेई उस चेले और उस बॉस दोनों को ही टपका देता है। और फिर वो वहाँ से निकल करके आ जाते हैं अपने वैन में, जहाँ पर हम देखते हैं कि मीरी सो रही होती है। और फिर उसके बाद वो दोनों मीरी को ले आते हैं अपने घर पर। और मीरी को देख करके रेई बोलता है मेरी बिल्ली को तो तुमने भगा दिया और खुद बच्ची ले आए। और ये सुन करके काजुकी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये तो सिचुएशन की डिमांड थी दोस्त, क्योंकि मीरी का सहारा लेकर के काजुकी उस होटल से बाहर निकल के आया था। और फिर उसके बाद काजुकी और रेई उस बच्ची के बैग को चेक करते हैं, जहां पर उन्हें कुछ फोटोज मिलती है। और जिसे देख करके वो समझ जाते हैं कि जिस पापा को मीरी ढूंढ रही है उसे तो इन दोनों ने टपका दिया। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, यानी कि एपिसोड में मीरी काजुकी को मिल जाती है। हमें काजुकी के पास्ट का पता चलता है कि किस तरह से उसकी फैमिली के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। और फिर उसके बाद मीरी से मिलते ही अचानक से काजुकी के अंदर का पिता जाग गया और उसने मीरी को अपने घर पे रख लिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। तो ये एपिसोड थोड़ा सा स्लो हो सकता था, जहां पर कम से कम 2 एपिसोड तो होने चाहिए जिसमें काजुकी मीरी से मिलता और काजुकी का हार्ट धीरे धीरे चेंज होता। लेकिन खैर जो है सो है। और फिर उसके बाद दूसरे एपिसोड में हम मीरी को अच्छे से समझ पाते हैं कि किस तरह से वो बहुत ही ज्यादा शरारती लड़की है, जो 2 सेकंड के लिए भी कहीं पर बैठ नहीं सकती होती है, और जिस कारण से वो पूरे के पूरे घर में तूफान ले आती है। और ये देख करके बेचारा काजुकी मीरी को रेई को सौंप कर बोलता है कि संभालो इसे। और फिर उसके बाद मीरी और रेई वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं। और इसी बीच काजुकी लंच बनाता है और वो सभी लंच करने लगते हैं। और लंच करते हुए वो ये डिसाइड करते हैं कि देखो भाई, बच्ची को तो हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। मीरी के माँ बाप के उन्हीं फोटोज को देखता है और फिर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि मीरी जिससे मिलने आई थी उसे तो इन दोनों ने टपका दिया है। और साथ ही साथ उन्हें मीरी की माँ का एक लेटर भी मिलता है, जिसे हमें पढ़ के ये पता चलता है कि मीरी के पापा ने धोखे से मीरी की माँ को प्रेग्नेंट कर दिया था। और उसके बाद वो भाग गया क्योंकि वो आदमी पहले से ही शादीशुदा था। तो मीरी की माँ ने उसे मीरी को उसके पिता के पास सौंप दिया है। और आगे उसकी माँ लिखती है कि या तो इसे संभालो, नहीं तो तुम्हारी बीवी को सारी बातें बता दूंगी, और अगर तुम वो भी नहीं चाहते हो तो मीरी को संभालने का यानी चाइल्ड सपोर्ट का पैसा दे दो। और ये पढ़ के अब वो बेचारे क्या ही करें। और क्योंकि मीरी ने पिछली रात धाएं धाएं गोली चलते हुए देख लिया था, तो जिस कारण से ये दोनों मीरी को पुलिस को भी नहीं सौंप सकते होते हैं। तो अब बेचारे क्या ही करते। और फिर उसके बाद काजुकी मीरी से पूछने लगता है कि आखिर वो कहाँ से है और यहाँ पर कैसे आई, और जिसका आंसर एक 5 साल की बच्ची क्या ही दे पाएगी। तो वो बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि उसने बहुत सारी वॉकिंग की, उसके बाद एक ट्रेन पकड़ा और उसके बाद वो वहाँ पर प्रकट हो गई। और कमाल की बात तो ये है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसने कौन से स्टेशन से ट्रेन पकड़ा था। तो अब वो दोनों बेचारे क्या ही करते। और फिर उसके बाद वो दोनों क्यूटारो के पास जाते हैं, जहाँ पर क्यूटारो उन्हें पिछली रात के लिए बहुत ही ज्यादा डांटता है, क्योंकि उनका काम था चुपके से निकल कर आना। लेकिन उन दोनों ने बहुत ही बड़ा हंगामा कर दिया, जिससे वो एक बहुत ही बड़ा न्यूज बन गया। और अब बेचारे क्यूटारो को उस चीज को कवर करना पड़ेगा।
लेकिन क्योंकि उन्होंने काम तो कर दिया था तो इसीलिए क्यूटारो उनको पेमेंट दे देता है और बोलता है कि देखो मेरे पास एक और काम है, तो अगर तुम करना चाहो तो तुम ले सकते हो। और फिर वो दोनों उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी बीच काजुकी क्यूटारो से पूछता है कि क्या जिसे हमने मारा था उसकी कोई बच्ची भी थी। और ये सुनकर के क्यूटारो पूछता है कि आखिर तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो। तो जिस पर काजुकी बहाने बनाने लगता है कि मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता करना है, ये वो फलाना ठिकाना, जिसे क्यूटारो साफ साफ समझ जाता है। और वो आगे बोलता है कि ठीक है, वैसे तो मेरी रिसर्च पक्की होती है लेकिन मैं दोबारा रिसर्च करता हूँ दोस्त। और फिर उसके बाद वो दोनों उस मिशन को ले करके पहुंचते हैं घर पर, जहां वो जैसे ही एंटर करते हैं वो देखते हैं कि पूरा का पूरा घर ही उथल पुथल हो रखा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पर कोई घुसा है। और ये देख करके रेई अपनी बंदूक निकाल लेता है और घर में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब हरकत मीरी ने की है। और फिर मीरी उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और वो बेचारे क्या ही करते, तो मीरी को खुला छोड़ देते हैं और वो अपने अगले टारगेट के रिसर्च में लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि जिसे वो मारने वाले हैं यानी बॉस एक बहुत ही बड़े मेंशन में रहता है और वो इतना ज्यादा डरपोक है कि उसे दर्जन भर गार्ड कवर करके रखते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है और उसे दूर से स्नाइपर से भी मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस चीज के लिए वो प्लान बनाने लगते हैं। और इसी बीच मीरी फिर से हंगामा शुरू कर देती है और मीरी को पकड़ते पकड़ते ही काजुकी के दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आता है कि किसी तरीके से वो बॉस को डरा करके ग्राउंड में लेकर के आएगा और वहाँ पर रेई उसे शूट करके हमेशा के लिए सुला देगा। और इस चीज का प्लान करने के बाद वो डिसाइड करते हैं निकलने का। और जैसे ही वो निकल रहे होते हैं तो वो मीरी को तो ले जा सकते होते नहीं है, तो वो मीरी को घर में ही रखने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बेचारी मीरी अकेले होने के डर से हंगामा खड़ा कर देती है, जिसके कारण उन दोनों को मीरी को अपने साथ मिशन पर लेकर के जाना होता है। वाह क्या ही दिमाग है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुकी और मीरी एक वैन के अंदर होते हैं और काजुकी एक सीसीटीवी सर्विस करने वाले का भेष बदलकर उस मेंशन के गेट पर पहुंचता है। लेकिन इतने में ही मीरी काजुकी से बोलती है कि उसे सूसू करने जाना है और ये सुनकर के काजुकी बोलता है देखो बेटी अभी नहीं, अभी थोड़ा रोक लो। और ये बोल करके वो मीरी को वैन में ही रोक करके गेट के पास आकर के बेल बजा के अंदर घुस जाता है और फिर वो अंदर आकर के वहाँ के गार्ड को बेहोश कर देता है और सारे सीसीटीवी कैमरे को ऑफ कर देता है। और इतने में ही मीरी उस मेंशन का बेल बजाती है और जैसे ही एक गार्ड गेट खोलता है वो बोलती है कि उसे सूसू करने जाना है। और वो गार्ड बिना कोई क्वेश्चन किए कि आखिर एक छोटी सी लड़की इतने बड़े मेंशन में आ कैसे गई, वो उसे अंदर आने देता है। आखिर मीरी के पास ऐसी सुपर पावर कैसे है कि पहले एपिसोड में वो इतने बड़े होटल में घुस गई, दूसरे एपिसोड में इतने बड़े मेंशन में घुस गई। काश ऐसी पावर मेरे पास भी होती। तो खैर हमें क्या, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर काजुकी अपना आधा काम खत्म कर देता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है इतने में ही वो देखता है कि मीरी उस मेंशन के एक बाथरूम से सूसू करके बाहर निकलती है। और इतने में ही मीरी काजुकी को देख लेती है और वो गार्ड देखता है कि काजुकी के साथ कोई आदमी नहीं है और फिर वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर इसी बीच बेचारे काजुकी का भांडा फूट जाता है और काजुकी मीरी को पकड़ने के लिए दौड़ता है और मीरी को लगता है कि ये तो कोई खेल चल रहा है, तो मीरी हंसते हंसते दौड़ने लगती है। और ये देख करके काजुकी मीरी के पीछे दौड़ता है और काजुकी के पीछे दौड़ता है वो गार्ड और यही दौड़ा दौड़ी चलने लगती है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो मीरी को पकड़ता है सारे के सारे गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और जैसे ही बेचारे काजुकी का खेल खत्म होने ही वाला होता है इतने में ही रेई बाहर गार्डन से उन सभी के ऊपर ओपन फायर कर देता है और फिर धैं-धूं गोलीबारी चलना शुरू हो जाती है। और क्योंकि अब प्लान फ्लॉप हो चुका है तो काजुकी डिसाइड करता है भागने का। तो वो मीरी और रेई को लेकर के एक बोट में बैठकर उस जगह से भाग जाता है और जाते हुए वो मीरी को बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बेटी, मुझे अब से कभी भी बाहर पापा मत बोलना। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंचते हैं और इतने में ही उन्हें क्यूटारो का फोन आता है जिसमें वो बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इतना कि तुम्हें इस मिशन से निकाला जाता है, तो फूटो यहाँ से। और क्यूटारो आगे बोलता है कि हाँ, जिस आदमी को तुमने होटल में टपकाया था उसकी एक नाजायज बेटी थी और उसकी डिटेल्स मैं तुम्हें थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। और ये सुनकर के काजुकी बोलता है कि चलो ठीक है, मिशन बर्बाद हुआ तो क्या हुआ, कम से कम इसकी मम्मी का पता तो चल जाएगा। और फिर तीसरे एपिसोड में हम रेई के पास्ट के हल्के से फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि रेई के पापा किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेन कर रहे होते हैं और वो उसके प्यारे कुत्ते को मार देते हैं, जिस पर बेचारा रेई अपने पिता से सिंपैथी पाने के लिए अपने पिता को पापा करके बोलता है, जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पापा नहीं, तुम्हारा बॉस हूँ। और फिर सीन अचानक से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर एपिसोड के स्टार्टिंग के कुछ मिनट में हम रेई और मीरी के बीच में बॉन्ड को डेवलप होते हुए देखते हैं। और फिर इसी बीच काजुकी और रेई क्योटारो के पास पहुंचते हैं जहाँ पर क्योटारो काजुकी को
मीरी के माँ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और जिसे पा करके रेई, काजुकी और मीरी तीनों ही निकल जाते हैं मीरी की माँ से मिलने के लिए। और वहाँ जाते ही दोनों ही बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं कि अब मीरी का उनके साथ ये आखिरी दिन है, लेकिन यही करना उन दोनों के लिए ज्यादा सही होता है। और फिर एंड में वो तीनों ही वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन काजुकी, मीरी और रेई को उस गाड़ी में ही छोड़ करके पहले अकेले ही वहाँ पर जा करके सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। तो वो एड्रेस का पीछा करते करते एक बार के अंदर घुसता है जहाँ पर वो मीरी की माँ से मिलता है और हमें ये पता चलता है कि मीरी की माँ बार में सिंगिंग करने वाली होती है। और फिर उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से मीरी की माँ यानी मिसाकी को मीरी चाहिए ही नहीं थी और वो एक एक्सीडेंट चाइल्ड है। और उस बॉस ने मिसाकी को किसी तरीके से बेहोश करके उसके साथ थोड़ी सी हरकतें कर दी, जिसके कारण बेचारी मिसाकी प्रेग्नेंट हो गई। और उस प्रेगनेंसी के कारण मिसाकी के काफी सारे सपने टूट गए और जब भी मीरी उसके सामने हंसती थी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और उसका मन करता था कि एक चमाट रख के मीरी को मारे। और फिर मिसाकी के साथ हुए अपनी कन्वर्सेशन से वो ये समझ जाता है कि मिसाकी उसे चाहती तो बिल्कुल नहीं है और फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो मीरी को अपने साथ ही रखेगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरी और रेई साथ में पार्क में खेल रहे होते हैं और यहाँ पर हम मीरी और रेई का और थोड़ा सा बॉन्ड डेवलप होते हुए देखते हैं। और फिर इसी दौरान रेई मीरी से पूछता है कि आखिर तुम काजुकी को अपना पापा क्यों बोलती हो, जिस पर मीरी बोलती है कि जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है वो तुम्हारे पापा होते हैं। और ये सुन करके बेचारे रेई की आंखों के सामने उसका पास्ट फ्लैश करने लगता है कि किस तरह से उसके पापा ने उसे बस एक असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया। और ये सब सोचने के बाद जब वो प्रेजेंट में वापस आता है तो वो देखता है कि मीरी यहाँ पर नहीं है और वो मीरी को ढूंढने लगता और ढूंढते ढूंढते वो देखता है कि मीरी दो पुलिस ऑफिसर्स को मिलती है और पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि मीरी बेचारी खो गई है, तो वो उसे लेकर के पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं और जिस पर बेचारी मीरी रेजिस्ट करके चिल्लाने लगती है। और रे ये चीजें देख भी लेता है, लेकिन वो सोचता है कि छोड़ो, मैं क्यों पढ़ूं इसमें। लेकिन इतने में ही वो मीरी के चिल्लाने की आवाज सुनता है और उसका दिल पिघल जाता है। और फिर वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के पास में आता है और वो बोलता है कि मैं इसका पापा हूँ। और फिर उसके बाद मीरी भाग करके जाके उसे गले लगा लेती है और उन दोनों का बॉन्ड अब थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। और इतने में ही शाम हो जाती है और काजुकी उन दोनों के पास आता है और फिर ये देख करके कि किस तरह से पत्थर दिल रेई का भी दिल पिघल चुका है, काजुकी उसका मजाक उड़ाने लगता है। और फिर इसके बाद रेई काजुकी से पूछता है कि मीरी का क्या करे, जिस पर काजुकी बोलता है कि अभी के लिए हम इसे अपने पास रखेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल हैं, जैसे कि मासाकी ने पहले बोला कि वो मीरी से प्यार नहीं करती है, लेकिन अगर वो मीरी से प्यार नहीं करती होती तो वो मीरी को इतने अच्छे से पालती नहीं, क्योंकि मीरी की खुशी ही बता रही है कि किस तरह से उसे बहुत अच्छे से पाला गया है। और सेकंड चीज जो हमें ये बताती है कि मासाकी सच में मीरी से प्यार करती है वो ये है कि जब काजुकी वहां से उठ करके जाता है तो मासाकी रोने लगती है। और ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि मासाकी मीरी से नफरत नहीं करती, बल्कि उसे ये पता होता है कि अगर मीरी उसके साथ रहेगी तो मीरी का फ्यूचर डार्क हो जाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने आप को एक पत्थर दिल माँ की तरह बनाया ताकि काजुकी उसे अपने साथ ले जाए। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए ये कंक्लूजन निकल के आता है कि मासाकी मीरी से कभी नफरत करती ही नहीं थी। और नोटिस करने वाली बात एक चीज और है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मीरी को पहले से ही पता है कि काजुकी उसका असली पिता नहीं है, क्योंकि जब रेई ने उससे ये पूछा कि तुम काजुकी को अपना पिता क्यों बोलती हो, तो वो सीधे सीधे ये बोल सकती थी कि वो मेरे पिता हैं इसीलिए बोलती हूँ, लेकिन उसने ये बोला कि जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है वो तुम्हारा पिता होता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मीरी को कहीं ना कहीं ये पता है कि ये दोनों उसके पापा नहीं है, लेकिन क्योंकि मीरी को एक पिता के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मीरी उन दोनों को अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर चौथा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मीरी की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि बेचारे काजुकी और रेई दोनों मिलकर के भी उसे संभाल नहीं पाते हैं। और फिर वो सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तभी उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना मीरी को किंडरगार्टन में डाल दिया जाए। तो वो आसपास के स्कूलों में काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें सरकारी विभाग में जाना पड़ेगा। और जापान का सरकारी विभाग भी इंडिया की ही तरह है और वहाँ के सरकारी बाबू भी बहुत सारे कागज काजुकी को देकर बोलते हैं कि इनको भर दो। और वो कागज देख करके काजुकी का दिमाग ही चकरा जाता है और फिर वो घर में आकर के पहले तो सोचता है कि छोड़ो क्या ही करना, लेकिन वो देखता है कि किस तरह से मीरी बहुत ही ज्यादा खुश है, तो वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा सा हैकिंग करके अपने सारे के सारे बैकग्राउंड को बदल देगा ताकि उसके कागज अप्रूव हो जाएं। और बाद में उसके कागज अप्रूव हो जाते हैं और फिर वो मीरी के लिए किंडरगार्टन ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब वो पहले वाले किंडरगार्टन में जाता है तो मीरी वहाँ के प्रिंसिपल से बोलने लगती है कि किस तरह से उनके पापा ठाए ठाए करते हैं और मीरी
मीरी लगभग उन दोनों का भांडा फोड़ने ही वाली होती है, जिससे डर करके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर बाद में वो पहुँचते हैं एक और किंडरगार्टन में, जिसकी टीचर होती है आना। और आना उन तीनों के ही कागजों को देखते हुए पूछती है कि आप तीनों का ही सरनेम अलग है, ये कैसे हो गया। और ये सुन करके वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी आना उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पर मेरी थ्योरी ये कहती है कि आना को ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों गे हैं और इन दोनों ने मिल करके मीरी को अडॉप्ट किया है। और शायद यही कारण है कि आना उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करती। और फिर उसके बाद आना मीरी को एक्सेप्ट कर लेती है और काफी सारे पर्चे पकड़ा कर बोलती है कि ये सारा सामान ले आओ। और काजुकी के दिमाग में चल रहा होता है कि मीरी का फर्स्ट इंप्रेशन किंडरगार्टन में बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, इसीलिए वो जापान के सबसे महंगे शोरूम में जा करके दबा करके सामान खरीदता है। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उन्हें पता लगता है कि उन्हें मीरी के कपड़े पर उसके नाम की सिलाई भी करनी है। और ये सुन करके बेचारे काजुकी के तो प्राण ही निकल जाते हैं, लेकिन वो क्या ही करता, तो वो रात में जा करके सिलाई मशीन खरीद के लेकर के आता है और सिलना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि बेचारे काजुकी के हाथ छलनी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मीरी के लिए इस दर्द को सह लेता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों ही बहुत ही चमचमाती गाड़ी में किंडरगार्टन में उतरते हैं और तीनों ने ही क्या ही कपड़े पहने होते हैं, जिसे देख करके वहाँ की मम्मियाँ अपने ग्रुप में अलग ही चुगलियाँ करने लगती है। और फिर पहले दिन हम देखते हैं कि मीरी का कोई दोस्त नहीं बनता और दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। और काजुकी ये नोटिस करने लगता है कि धीरे धीरे मीरी का जो चुलबुला नेचर है वो शांत होता जा रहा है। और इस चीज का पता लगाने के लिए काजुकी मीरी के किंडरगार्टन में उसे ऑब्जर्व करने के लिए जाता है, जहाँ पर आना उसे ये बताती है कि किस तरह से मीरी बहुत ही चमचमाते हुए कपड़े पहनती है, तो जिस कारण से उसका बच्चों के बीच घुलना मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये सुनने के बाद काजुकी डिसाइड करता है कि वो मीरी को एक नॉर्मल बच्चों के कपड़े पहनाएगा। और फिर वो दोबारा से सस्ते मॉल में जा करके दबा करके शॉपिंग करते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि काजुकी एक नॉर्मल इंसान की तरह साइकिल में बिठा करके मीरी को ले करके आता है। और मीरी और उन दोनों ने ही नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं। और अब मीरी को घुलाने मिलाने के लिए वो मीरी के साथ फुटबॉल खेलना शुरू करता है। और काजुकी के शानदार ट्रिक्स को देख करके बच्चे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक बच्ची मीरी से बोलती है कि तुम्हारे पापा तो बहुत ही कमाल के हैं। और फिर उसके बाद सारे बच्चे और मीरी काजुकी के साथ में मिलके खेलने लगते हैं। और इस तरह से किंडरगार्टन में मीरी के दोस्त बन जाते हैं। ये और फिर 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि काजुकी को ये रियलाइज होता है कि मीरी को संभालते हुए और उसका नया चमचमाता हुआ रूम बनाने के चक्कर में उनका बहुत ज्यादा पैसा जा चुका है। और अब वो लोग कंगाली की हालत में आ चुके होते हैं। और अपनी इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए वो जाते हैं क्यूटारो के पास उससे कुछ काम मांगने के लिए, जहाँ पर क्यूटारो बोलता है कि चलो अब तुम आ ही गए हो तो लो। और वो उन्हें एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम देता है, जहाँ पर उन्हें कुछ लोगों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। और फिर जब हमें लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक होने ही वाला है, इतने में ही काजुकी को आना का कॉल आता है, जिसमें वो बताती है कि किस तरह से किंडरगार्टन में कुछ बच्चों को फ्लू हो चुका है, जिसके कारण से मीरी की पूरी क्लास को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी गई है। और ये सुनकर के बेचारे काजुकी के तो प्राण ही निकल जाते हैं। और फिर काजुकी और रे मीरी को लेने के लिए किंडरगार्टन पहुंचते हैं, जहां से वापस आते समय मीरी उन दोनों से उनके काम के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो दोनों करते क्या है। और जाहिर है कि वो अपने काम को इतने खुले में तो बता सकते होते नहीं है, तो वो अजीब अजीब चीजें बोलने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो तीनों घर पर पहुंचते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि रे और काजुकी अपने अगले मिशन के काम पर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही हफ्ता मिला हुआ होता है और जिसे पूरा करते करते बेचारों की हालत खराब हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि उन्हें सोए हुए 3 दिन हो चुके हैं और वो लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहे होते हैं। और काजुकी को ये समझ में तो आ जाता है कि जब तक वो मीरी को संभालता रहेगा तब तक वो अपने डेडलाइन पे काम खत्म कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो क्यूटारो के पास जाएगा और उसे थोड़ा सा डेडलाइन एक्सटेंड करने को बोलेगा। और जैसे ही वो क्यूटारो के पास जाने के लिए निकलता है, इतने में ही मीरी देखती है कि रेई सो रहा है और वो काजुकी का पीछा करने लगती है, ये जानने के लिए कि आखिर काजुकी करता क्या है। और वो उसका पीछा करते करते क्यूटारो के कैफे तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने से काजुकी गायब हो जाता है, यानी बेचारी मीरी खो जाती है। और यहाँ कैफे के अंदर हम देखते हैं कि काजुकी क्यूटारो से बात कर रहा होता है और जैसे ही वो डेडलाइन एक्सटेंड करने के लिए बोलने ही वाला होता है, इतने में ही क्यूटारो उससे पूछता है काम अच्छा चल रहा है ना। और ये सुन करके घबरा करके बेचारा काजुकी बोलता है कि हाँ, अरे बहुत जबरदस्त चल रहा है। और ये सुन करके क्यूटारो बोलता है
बहुत बढ़िया, मुझसे डेडलाइन बढ़ाने की उम्मीद मत करना। और ये सुनकर के बेचारा काजुकी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी उसकी टेंशन बढ़ाने के लिए उसे रेई का कॉल आता है और जिस पर उसे ये पता चलता है कि मीरी गायब हो चुकी है। और ये सुनकर के वो भागते हुए घर पर आता है और उसे पता चलता है कि जब रेई सो रहा था तो मीरी कहीं गायब हो गई और वो उसे पूरे के पूरे एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें मीरी कहीं भी नहीं मिलती। और यहाँ दूसरी तरफ हम मीरी को देखते हैं जो कि घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है और इतने में ही वो क्यूटारो की शॉप के सामने आती है और क्यूटारो उसे देखकर कैफे के अंदर बुलाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरी को पूरे एरिया में ढूंढते हुए काजुकी और रेई क्यूटारो के शॉप के पास पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर रेई बोलता है कि उसे बहुत प्यास लगी है तो उसे पानी पीना है। और ये सुनकर के काजुकी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि किस तरह से वो एक लापरवाह पिता है। और जब ये चिल्लम चिल्ली चल ही रही होती है तभी चिल्लाते हुए वो दोनों कैफे में पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि मीरी बैठे हुए जूस पी रही होती है और फिर मीरी उन दोनों को देख करके पापा करके बुलाती है, जिसे सुनकर के काजुकी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ये चीज क्यूटारो को पता नहीं है और न ही वो चलने देना चाहते होते हैं। तो वो क्यूटारो के सामने कुछ बहाना बनाने लगते हैं कि किस तरह से वो बेबी सिटिंग कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए और ये जो बच्ची है वो पड़ोस की है। लेकिन क्यूटारो इतना भी बेवकूफ नहीं होता है, तो वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है और फिर वो आगे पूछता है सच बताओ काम कैसा चल रहा है, जिस पर काजुकी बोलता है सच बताऊं तो हमें बच्ची को संभालना पड़ रहा है, तो जिस कारण से काम थोड़ा तो स्लो चल ही रहा है दोस्त। और ये सुनकर के क्यूटारो बोलता है कि ठीक है चलो मैं बच्ची का ध्यान रख लेता हूँ और तुम लोग काम पे ध्यान दो। और ये सुनने के बाद वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती। तो अगले दिन वो दोनों मीरी का बैग पैक करके क्यूटारो के कैफे में निकलने के लिए चले जाते हैं और वो मीरी से बोलते हैं कि क्यूटारो के सामने हमें पापा करके मत बुलाना। और फिर ये सब समझाने के बाद वो मीरी को उस कैफे में छोड़ करके निकल जाते हैं अपने काम पर। और यहाँ दूसरी तरफ क्यूटारो मीरी से बातचीत करने लगता है जिसमें उसे सारी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुकी और रेई काम पर जाते हुए भी बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि आखिरकार मीरी एक बच्ची ही है, तो कहीं वो सच न बता दे। और फिर जैसे तैसे टेंशन में जल्दी से वो काम खत्म करके वापस कैफे पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि मीरी सो रही होती है। और फिर उसके बाद वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्यूटारो को दे के मीरी को वहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्यूटारो उन्हें कन्फ्रंट करता है और वो बोलता है कि किस तरह से उसे सारी की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्यूटारो उन दोनों को समझाता है कि जो काम हम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होता है तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती है। तो ये सब सोचने के बाद ही तुम्हें कुछ करना चाहिए। और वो आगे ये भी बोलता है कि लेकिन खैर मीरी को देख करके वो समझ चुका है आखिर क्यों उन लोगों ने मीरी को पालने का डिसीजन किया, लेकिन वो बोलता है कि देखो जो भी करना सोच समझ के करना। और फिर उसके बाद शुरू होता है छठा एपिसोड, जहाँ काजुकी एक न्यूज देख रहा होता है जहाँ पर एक अमीर बाप का बेटा किसी को अपनी गाड़ी से ठोक देता है। और फिर जब उसके पिता का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बोलता है कि मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। और फिर उन्हीं न्यूज रिपोर्टर्स के आपस के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बात ये चल रही है कि किस तरह से आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इतना बेकार पेरेंटिंग करते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं और इसका सारा का सारा दोष पेरेंट्स का होता है। और फिर ये सुनकर के बेचारा काजुकी ये सोचने लगता है कि क्या हम मीरी की सही से पेरेंटिंग कर रहे हैं, कहीं वो भी बिगड़ तो नहीं जाएगी। और फिर इसी बीच काजुकी जब किंडरगार्टन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किंडरगार्टन में जू के लिए एक ट्रिप जा रही है। और फिर उसके बाद आना काजुकी को ये बताती है कि किस तरह से कि मीरी आज एक स्कूल के लड़के से लड़ी है। और वैसे तो आना को ये पूरी बात पता नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर थी नहीं, लेकिन जो वहाँ के बच्चे हैं उन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग यही अभी सिचुएशन चल रही है। और आना उसे बोलती है कि थोड़ा सा बातचीत करो, पता लगाओ मामला क्या है। और फिर उसके बाद काजुकी बोलता है कि चिंता मत कीजिए। और फिर घर पे आकर के काजुकी मीरी से उस इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर मीरी बोलती है कि उसने कोई भी फाइट नहीं की। लेकिन काजुकी ये बात मानता नहीं है और उससे पूछने लगता है, जिससे परेशान होकर के मीरी अपने कमरे में भाग जाती है। और भागते हुए वो काजुकी से बोलती है मैं आपसे प्यार नहीं करती पापा, आप बहुत गंदे हैं। और ये बात बेचारे काजुकी को चुभ जाती है। और अगले दिन जू ट्रिप पर जाते हुए काजुकी मीरी के लिए बहुत ही अच्छा लंच बनाता है, लेकिन मीरी अभी भी गुस्सा होती है और वो रेई को उसे स्कूल छोड़ने को बोलती है, जिस पर रेई उसे स्कूल में छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन इसी बीच काजुकी ये देखता है कि मीरी अपना लंच भूल चुकी है और वो मीरी को लंच देने के लिए जाता है। इतने में ही रास्ते में उसे रेई मिलता है, जिस पर रेई बोलता है कि वो तो जा चुकी है। और फिर उसके बाद काजुकी रेई को घसीट करके जू में ले जाता है ताकि वो मीरी को उसका लंच दे सके। लेकिन क्योंकि आना का इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी पेरेंट यहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए वो ये काम
काम छुप के करने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो अपने प्रोफेशनल गियर्स निकालते हैं और मीरी को लंच देने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम जू में देखते हैं कि सभी बच्चे बहुत मजे कर रहे होते हैं। और मैं तुम्हें मीरी के दोस्तों के नाम बताता हूँ। तो इस लाल बाल वाली लड़की का नाम है कोटोरी, और इस चश्मा पहने हुई लड़की का नाम है हिनाटा, और इस लड़के का नाम है टाइगा। और टाइगा वही लड़का है जिसका मीरी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से टाइगा उन तीनों को ही परेशान कर रहा होता है। और फिर उसके बाद गलती से वो चारों के चारों खो जाते हैं और फिर वापस से अपनी टीचर यानी मिस आना को ढूंढने में लग जाते हैं। और इसी बीच काजुकी और रेई जू में पहुंचते हैं, और साथ ही साथ उस जू में एक क्रिमिनल भी पहुंचता है जो कि पुलिस से बच करके भाग रहा होता है। और फिर जू के अंदर आकर के रेई और काजुकी मीरी को ढूंढने लगते हैं। और इतने में ही काजुकी ये देखता है कि मीरी एक लड़के के हाथ में हाथ डाल करके घूम रही है, यानी वो टाइगा को देखता है। और ये देख करके काजुकी के दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चलने लगती हैं और वो उस बच्चे पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन वो जब उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये टाइगा वही लड़का है जिसके साथ मीरी की लड़ाई हुई थी। और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मीरी की लड़ाई हुई थी तो ये इसे दोस्तों की तरह क्यों ट्रीट कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि मिस आना को ढूंढते ढूंढते टाइगा और मीरी के दोस्तों के बीच में दोस्ती होने लगती है। और फिर वो ढूंढते ढूंढते इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो खाना खाने का डिसाइड करते हैं। और जब वो खा ही रहे होते हैं इतने में उन्हें पता चलता है कि मीरी तो खाना भूल ही चुकी है। और फिर उसके बाद टाइगा और बाकी सभी अपना अपना लंच मीरी के साथ शेयर करते हैं। और जब मीरी खा ही रही होती है तभी इतने में ही वही क्रिमिनल आके उन लोगों से खाना छीनने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। और जब वो सभी उसका अपोज करते हैं तो वो टाइगा को पकड़ लेता है और मीरी के ऊपर गन को पॉइंट कर देता है। और ये देख करके काजुकी और रेई वहाँ के मैस्कॉट्स के कॉस्ट्यूम को पहन करके उस क्रिमिनल को पटक पटक के धोते हैं। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि वो जो बंदूक उसने पकड़ी थी वो असल में नकली थी। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आना उन चारों को ढूंढ लेती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। और अगर ये इंडिया का स्कूल होता तो टीचर माफी नहीं मांगते, पकड़ करके इतना धोते कि हम पैरों पे चलने लायक नहीं बचते। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, जापान के कमजोर बच्चे। और फिर उसके बाद काजुकी और रेई गाड़ी में बैठ करके घर वापस आने लगते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कि किस तरह से उन्हें इतनी भी ज्यादा सख्ती रखने की जरूरत नहीं है। और फिर एंड में मीरी घर पर आकर के काजुकी को गले लगा लेती है। और फिर उसके बाद उन्हें आना का एक लेटर मिलता है जिससे सारी की सारी सिचुएशन क्लियर होती है कि उस दिन टाइगा मीरी के दोस्तों को परेशान कर रहा था, तो जिसके लिए मीरी खड़ी हुई और उसी थोड़े से बहस में मीरी का हाथ गलती से उसे लग गया और फिर उसके कारण इतना बड़ा बवाल हो गया। तो ये सुनने के बाद काजुकी को बहुत ही पछतावा होता है और वो मीरी को गले लगा लेता है। और 7वां एपिसोड हमें काजुकी के पास्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, जहाँ की स्टार्टिंग में हम कारिन को देखते हैं जो कि काजुकी की वाइफ यानी युजोको की छोटी बहन होती है। और कारिन काजुकी को ढूंढ रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काजुकी मीरी को लेने के लिए किंडरगार्टन पहुँचता है। और जैसे ही वो दोनों जा रहे होते हैं इतने में ही मीरी का छाता गिर करके रोड पे चला जाता है और तभी एक गाड़ी आकर के उसके छाते को कुचल देती है। और ये चीज देख करके काजुकी की आंखों के सामने याजुको के डेथ का इंसिडेंट आ जाता है। और फिर वो बेचारा थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल के मीरी को लेकर के घर वापस आ जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से रेई और मीरी काजुकी के लिए बिल्कुल ही थैंकलेस होते हैं, यानी घर का सारा काम काजुकी करता है। और मीरी और रेई रत्ती भर भी उसकी मदद नहीं करते, उल्टा उसके खाने की बुराई करते हैं, उसके काम की बेइज्जती करते हैं। जिससे परेशान होकर के काजुकी उन्हें एक लेटर लिख के बोलता है कि देखो मैं कुछ समय के लिए थोड़ा ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूँ, तो चिल मारो। और ये पढ़ने के बाद रेई सोचता है कि चलो ठीक है कोई नहीं। और फिर काजुकी के जाने के बाद सारा का सारा काम रेई के कंधों पर आ जाता है और जिससे बेचारा रेई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुकी क्यूटारो के यहाँ पर जाता है और फिर वो कंप्लेन करना शुरू करता है कि किस तरह से रेई और मीरी दोनों ही थैंकलेस है और वो बेचारा कितना भी काम कर ले वो दोनों अप्रिशिएट करने का नाम ही नहीं लेते। और ये सुन करके क्यूटारो बोलता है कि लगता है तुम बहुत मजे कर रहे हो दोस्त। और फिर वो आगे बोलता है कि किस तरह से काजुकी अब बदल गया है, जो कि अच्छी बात है। और फिर इतने में ही वो एनवेलप से भरी हुई गड्डी काजुकी को वापस करते हुए बोलता है कि किस तरह से कारिन ने ये सब लेने से मना कर दिया है। और फिर ये सुनने के बाद वो उस एनवेलप को वहीं पर छोड़ करके निकल जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी मजे करता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो करके रोड पर चलते हुए अपने आप से बोलता है कि किस तरह से बहुत दिनों बाद उसने ऐसा कुछ किया है। और फिर जब वो चल ही रहा होता है इतने में ही एक आदमी से उसका झगड़ा हो जाता है और वो आदमी अपने लोगों को बुला करके उसे खूब
खूब पीटता है और कचरे की पेटी के पास में फेंक देता है। और फिर काजुकी अपने आप से बोलता है कि उसकी यही जगह है और वो अपने लिए काफी बुरा फील कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पे कारीन आती है और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें कारीन उसे बताती है कि उसे पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना काम चला सकती है। लेकिन काजुकी उस कन्वर्सेशन में पढ़ना नहीं चाह रहा होता है और वो वहां से चल के जाने लगता है। और कारीन बोलती है कि तुम मुझे पैसा भेज सकते हो लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकते, अरे कम से कम बात तो करो। जिस पर काजुकी बोलता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। और फिर उसके बाद कारीन बोलती है कि देखो जो भी उस दिन हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। जिस पर काजुकी बोलता है कि सारी की सारी गलती मेरी ही थी, मैंने ही यूजुको को मारा है। और ये बोल करके वो उठ करके चलने लगता है। और फिर हमें यूजुको की डेथ का वही सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि काजुकी एक आदमी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है, जो एक गाड़ी में बैठ करके भाग जाता है। इतने में ही वो टकरा जाता है एक ऑयल टैंक से और उस ऑयल टैंक के पास ही यूजुको खड़ी होती है और उस ऑयल टैंक में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे यूजुको वहीं पर मर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से यूजुको का छाता पूरी तरीके से टूट चुका होता है। और यही कारण था कि मीरी के इंसिडेंट को देख करके काजुकी के आंखों के सामने फ्लैशबैक्स आ गए। और फिर उसके बाद काजुकी ये डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाएगा जहां वो यूजुको से पहली बार मिला था। और उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकेले काम करते करते बेचारा रेई टूट जाता है और इतने में ही मीरी बीमार पड़ जाती है और बेचारे रेई को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या करे। तो एंड में वो डिसाइड करता है कि वो उसे क्यूटारो के पास लेकर के जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहां हम देखते हैं कि काजुकी उस जगह पर पहुंच चुका होता है। और फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से काजुकी इंजर्ड होकर के इस जगह पर आया था और यूजुको ने उसकी मदद की थी। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। और फिर जब वो वहां पर बैठा ही होता है इतने में ही वहां पर कारीन आती है और फिर उन दोनों के बीच में एक्चुअल कन्वर्सेशन होना शुरू होता है, जिसमें कारीन उससे कहती है कि उसे आगे मूव ऑन करना चाहिए। और फिर काजुकी ये बोलता है कि वो मूव ऑन करने से डर रहा है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो भूल जाएगा कि उसी के कारण ही यूजुको की डेथ हुई थी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो यूजुको को ही भूल जाए। तो इसी डर के कारण वो आगे अपने आप को मूव ऑन करवाना ही नहीं चाहता। और फिर जिस पे कारीन बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर यूजुको होती तो वो काजुकी को इस हालत में देख करके बिल्कुल खुश नहीं होती। और फिर उससे बात करते करते कारीन उसे मना लेती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काजुकी घर वापस आता है और वो देखता है कि किस तरह से मीरी बीमार है और रेई उसकी देखभाल कर रहा है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेई और मीरी काजुकी को थैंक्स बोलने के लिए उसके लिए टोस्ट बनाती है, जिसे खा करके काजुकी बोलता है ये कोई टोस्ट है, कितना बकवास है ये। और फिर उन तीनों के आपस के इसी हंसी मजाक में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरे के पूरे एपिसोड में हमें बारिश होते हुए दिखाई देती है, जो कि काजुकी के पास्ट और उसके सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। और जब एपिसोड के कुछ आखिरी मिनटों में कारीन और काजुकी के बीच में कन्वर्सेशन होता है और जब कारीन उसे मना लेती है तब सूरज निकलता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि किस तरह से काजुकी अपने पास्ट को एक बर्डन की तरह नहीं, एक लेसन की तरह ले करके आगे बढ़ने का डिसाइड कर चुका है। और फिर 8वां एपिसोड हमें इंट्रोड्यूस करता है रेई से कि आखिर असल में रेई है कौन और उसकी बैक हिस्ट्री क्या है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि रेई कहीं पर जाने के लिए तैयार होता है और जब वो जा रहा होता है तो मीरी उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, जिस पर रेई बोलता है कि वो जा रहा है अपने घर। और फिर ये बोल करके वो निकल जाता है अपने घर के लिए। और फिर इसी बीच मीरी और काजुकी के बीच में कन्वर्सेशन होना शुरू हो जाता है, जिसमें मीरी काजुकी से पूछती है कि आखिर रेई का दूसरा घर कौन सा है और वो रेई के बारे में और भी बहुत कुछ पूछती है, जिस पर काजुकी उसे एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता है। रेई के पिता उससे ये चाहते हैं कि वो अपना फैमिली बिजनेस संभाले। और फिर सीन कट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेई अपने पिता यानी कि शिगेकी सुगा के पास पहुँचता है। और फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि शिगेकी जापान के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है और वो ये चाहता होता है कि सुवा फैमिली का ये अगला बिजनेस रेई संभाले, इसीलिए उसने रेई को एक असैसिन के रूप में ट्रेन किया। और फिर उसके बाद शिगेकी रेई से ये बोलता है कि किस तरह से उनका जो डील था वो खत्म होने वाला है। यानी रेई ने शिगेकी से बोला था कि किस तरह से उसे 3 साल के लिए थोड़ा अलग रहना है ताकि वो बाहर की दुनिया को समझ सके, और अब 3 साल पूरे हो चुके होते हैं। और फिर शिगेकी आगे ये भी बोलता है कि किस तरह से वो देख पा रहा है कि उसका काम करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है। और फिर वो पूछता है कि क्या ये काजुकी के कारण हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं बैड इन्फ्लुएंस को हटाना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिस पर रेई बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर उन दोनों के बीच में और कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद शिगाकी उसे एक काम सौंपता है जिसमें उसे एक फॉर्मर मेंबर को भगवान के पास पहुंचाना होता है।
और फिर वो गाड़ी में बैठ करके निकल जाता है और फिर रेई और उसके ड्राइवर यानी ओगिनो के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें ओगिनो ये बताता है कि किस तरह से उसे खून खराबा बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि लोग जब अपने डेथ को देखते हैं तो उनके मुंह से जो आखिरी वर्ड निकलता है वो उनके जीवन का सार होता है। और आज तक उसने जितने भी खून किए हैं उसने उन सभी लोगों के आखिरी वर्ड अपनी डायरी में लिख रखे हैं। और उनके कन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि सातोरू ने ही रेई को बंदूक और चक्कू चलाना सिखाया हुआ होता है, यानी सातोरू एक तरह से उसका टीचर होता है। और हमें आगे ये पता चलता है कि सातोरू ने उनके ग्रुप को इसलिए धोखा दिया होता है क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया होता है और वो अपने इस काले काम को छोड़ करके अपना घर बसाना चाह रहा होता है, और जो कि शिगेकी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ये जानने के बाद कि किस तरह से सातोरू उनके ग्रुप को छोड़ना चाहता है, शिगेकी उस लड़की को मरवा देता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर सातोरू उनसे मिलने वाला होता है, और फिर उसके बाद रेई अकेला ही सातोरू से मिलने के लिए चला जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो ओगिनो उससे बोलता है, जब तुम उसे मार दो तो उसके आखिरी शब्दों को याद रखना ताकि मैं उसे अपनी डायरी में लिख सकूं। और यहाँ पर वो सातोरू से मिलता है और फिर मिलते ही उन दोनों के बीच में पहले गन फाइट होती है, और जब बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो चक्कुओं से फाइट शुरू हो जाती है। और फिर उसी फाइट के दौरान सातोरू रेई से बोलता है कि आखिर तुम क्या समझो प्यार का मतलब, क्योंकि तुम बस एक माइंडलेस किलिंग मशीन हो जो कि बिना सोचे समझे ऑर्डर्स को फॉलो करता है। और फिर रेई बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी चेंज होना चाहता हूँ। और जब उन दोनों के बीच में लड़ते हुए ये कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है, इतने में ही सातोरू रेई पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए रेई उसके पैरों पर गोली चला देता है और उसे रेलिंग के पास में धक्का देता है। लेकिन वो रेलिंग पहले से ही बर्बाद हालत में होती है, तो जिसके कारण वो सोतारू के वेट को संभाल नहीं पाती और वो रेलिंग टूट जाती है, जिसके कारण सोतारू 3 मंजिल से जमीन पर गिरने लग जाता है। और फिर हम सोतारू का चेहरा देखते हैं जिसमें वो हंस रहा होता है और वो बोलता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है जिसे शिगेकी ने मार दिया है। और रेई सोतारू को ऐसे गिरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो उसका टीचर होता है। दूसरा ये कि रेई और सोतारू की फीलिंग्स अब लगभग मैच कर रही होती है, लेकिन एंड में सोतारू जमीन पर गिरता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और जब रेई उसके पास नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि ओगिनो वहां पर खड़ा होता है, और ओगिनो रेई से पूछता है कि आखिर इसके आखिरी शब्द क्या थे ताकि मैं अपनी डायरी में लिख लूं, जिस पर रेई बोलता है कि मैंने ध्यान से सुना नहीं। और फिर उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं अपने घर यानी शिगेकी के मेंशन में, लेकिन जिस पर रेई बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर यहीं रुकना चाहता हूँ। और ये सुनकर के ओगिनो बोलता है, देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम जानते हो ना, अगर तुम यही करते रहे तो मुझे तुम्हारे भी आखिरी शब्द सुनने को मिल जाएंगे, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ। और यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि अगर वो शिगाकी के साथ ऐसे ही मजे करता रहेगा तो एक दिन उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। और फिर रेई वहां पर अकेला बैठा हुआ होता है, इतने में ही काजुकी वहां पर आता है और उसे गाड़ी में बिठा करके अपने घर यानी कि जहां पर वो तीनों रहते होते हैं वहां लेकर के जाने लगता है। और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जिसमें काजुकी बोलता है कि किस तरह से मीरी के बार बार पूछने के कारण काजुकी और रेई का जो पहला मीटअप था वो उसके आंखों के सामने फ्लैश होने लगा। और फिर हमें पता चलता है कि किस तरह से जो अपार्टमेंट है जिसमें वो तीनों रह रहे हैं वो असल में रेई का है। और रेई एक समय बहुत ही ज्यादा उदास था और क्योटारो के कैफे में बैठा हुआ था, और काजुकी जॉब के सिलसिले में क्योटारो के कैफे में आता है और तब पहली बार वो रेई से मिलता है। और फिर उन दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ती है और फिर वो दोनों ही रेई के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर रेई धीरे धीरे ये देखता है कि किस तरह से काजुकी उसका ख्याल रखता है, और फिर उन दोनों का बॉन्ड धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्योटारो ही क्यों ना हो, वो सब के सब शिगेकी के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये चीज सबको पता होती है कि रेई शिगेकी का बेटा है। और फिर रेई काजुकी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम बदल सकते हैं? जिस पर काजुकी बोलता है, पता नहीं दोस्त। और फिर उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं अपने घर पर, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आज रेई का बर्थडे है और मीरी और काजुकी ने उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की होती है। और मीरी बेचारी थक कर सो जाती है और फिर वो दोनों अकेले ही रेई का बर्थडे सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। और फिर अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर शिगेकी का एक आदमी क्योटारो के पास एक काम लेकर के आता है और बोलता है, इन दोनों के बारे में पता लगाओ। और क्योटारो उस फोटो को देख करके हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि ये फोटो मीरी और काजुकी का होता है। और फिर उसके बाद शुरू होता है 9वां एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि मीरी अपने स्पोर्ट्स डे फेस्टिवल के लिए दौड़ने की तैयारी कर रही होती है, जिसमें उसका साथ देने के लिए उसके दोनों पापा होते हैं। और यहाँ बेचारे रेई को चेयर करना आ ही नहीं रहा होता है, और जिस पर काजुकी उसे चेयर करना सिखाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता।
और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ठीक स्पोर्ट्स डे शुरू होने से पहले वाली रात में रेई किंडरगार्टन के अंदर अपने असैसिन के यूनिफॉर्म पहने हुए घुसता है और वो कुछ करता है जो कि हम एपिसोड में थोड़ा आगे जानेंगे। और फिर उसके बाद वो घर वापस आता है और रेई को देख करके काजुकी पूछता है क्या तुमने काम कर दिया दोस्त, जिस पर रेई बोलता है बहुत जबरदस्त काम किया है। और फिर उसके बाद रेई सामने से काजुकी को बोलता है कि वो खाना बनाना चाहता है और ये सुन करके काजुकी हैरान रह जाता है और बोलता है दोस्त कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। और फिर उसके बाद रेई मीरी के लिए राइस डम्पलिंग्स बनाता है और जिन्हें लेकर के वो पहुंचते हैं किंडरगार्टन में। और फिर वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि काजुकी ने रात में इवेंट्स को देखने के लिए उसने सबसे अच्छा स्पॉट चुना और उसे बैरिकेड कर दिया, तो जिसके कारण कोई और उस पे बैठने की हिम्मत कर ही नहीं पाया और पिछली रात उसने यही बैरिकेड लगाए थे। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो जाता है जहाँ पे पहले मीरी सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करते हुए एक भाषण सुनाती है और फिर उसके बाद इवेंट होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि काजुकी बहुत ही जोश के साथ मीरी को चेयर कर रहा होता है, लेकिन बेचारे रेई को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो चेयर कैसे करे, तो वो बेचारा हल्के हल्के बोल करके मीरी को चेयर करता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लंच ब्रेक होता है जहाँ पर काजुकी ने मीरी के लिए बहुत ही सारा खाना बनाया होता है, जिसे देख करके मीरी और उसके दोस्त और साथ ही साथ उनकी मम्मियां भी हैरान रह जाती हैं। और फिर काजुकी बोलता है कि आ जाओ, शर्माओ मत, दबा के खाओ। और फिर वो सभी खाना शुरू करते हैं और यहाँ पर बेचारा रेई राइस डम्पलिंग्स को अपने हाथ में लेकर के बैठा हुआ होता है और सोचता है कि इतने सारे खाने के बीच में वो अपना छोटा सा लड्डू क्या ही दे। और तभी मीरी उससे उसका राइस डम्पलिंग मांगती है और फिर जब वो खाना शुरू करते हैं तो तीनों को ही वो डम्पलिंग बहुत अच्छा लगता है और ये देख करके रेई खुश हो जाता है। और जब रेस का समय आता है तो काजुकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन बेचारी मीरी थोड़ा सा डरी हुई होती है। और फिर रेस होना शुरू होता है और मीरी दौड़ना शुरू करती है और ये देख करके रेई के अंदर का एड्रेनल दौड़ने लगता है और वो चिल्ला करके बोलता है तुम कर सकती हो मीरी। और जैसे ही वो बोलता है मीरी उसकी तरफ देखती है और अपने ही पैरों से टकरा करके वो धप से जमीन पे गिर जाती है। और ये देख करके बेचारे रेई को बहुत ही बुरा लगता है कि किस तरह से उसके कारण बेचारी मीरी गिर पड़ी है। और फिर मीरी उस गेम में सबसे लास्ट आती है और फिर भी उसे आना कॉन्सोलेशन प्राइज देती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ बेचारे रेई को बुरा लग जाता है। और फिर उसके बाद एक गेम और शुरू होता है जिसमें मीरी को दोबारा से रेस करना होता है, लेकिन इस बार अपने पेरेंट्स के साथ। तो मीरी काजुकी और रेई दोनों को बोलती है कि वो पार्टिसिपेट करे, लेकिन बेचारा रेई थोड़ा दुखी और सदमे में होता है तो वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। और फिर मीरी काजुकी के साथ रेस करना शुरू करती है और फिर वो रेस करते हुए काफी सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हैं और एंड में उन्हें एक बॉक्स में से चिट निकालनी होती है और उस चिट में जो भी लिखा होता है उन्हें वो सामान ले करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना होता है। और मीरी वो चिट निकालती है और उस पर्ची को देख करके रेई के पास भागते हुए जाती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। और ये सुन करके रेई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके साथ जाता है। और फिर मीरी रेई और काजुकी दोनों के हाथों को पकड़ती है और बोलती है भागो। और फिर दोनों ही मीरी को उठा करके भागना शुरू करते हैं और एंड में वो जीत जाते हैं और उन्हें मिलता है गोल्ड मेडल। और फिर बाद में रेई मीरी से पूछता है कि आखिर उस पर्ची में लिखा क्या था, और जब वो पर्ची रेई को देती है तो हम देखते हैं कि उसमें फैमिली लिखा हुआ होता है, जिसे देख करके काजुकी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर एंड में वो तीनों एक साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। और ये सब करते करते शाम हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि मीरी थक करके रेई के कंधों पे सो जाती है। और फिर शुरू होता है 10वां एपिसोड, जहां पर हम देखते हैं कि अब दोबारा से क्रिसमस आने वाला होता है, यानी कि अब मीरी को रेई और काजुकी के साथ रहते हुए अब लगभग 1 साल हो चुके होते हैं और स्कूल में चल रहा होता है क्रिसमस सेलिब्रेशन। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेई मीरी को स्कूल से लेने के लिए किंडरगार्टन में पहुँचते हैं और जैसे ही वो किंडरगार्टन पर पहुँचते हैं वो वहाँ पर मिसाकी को देखते हैं, यानी कि मीरी की माँ को। और मिसाकी को देख करके वो दोनों थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मिसाकी यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर मिसाकी के साथ उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मिसाकी मीरी को लेने के लिए आई है। और ये सुनकर के काजुकी उससे झगड़ा करने लगता है कि आखिर उसी ने बोला था कि वो मीरी का चेहरा देखना नहीं चाहती और उसने अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो आखिर वो वापस कैसे मांग सकती है। लेकिन तभी रेई उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सीन क्रिएट हो रहा था। और तभी किंडरगार्टन से मीरी निकल के आती है और अपनी माँ को देख करके खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों रेई के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर पहले मिसाकी मीरी के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है। और ये देख करके
कि किस तरह से काजुकी के किचन में कोई और घुस रहा है। काजुकी को गुस्सा आ जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी उन सभी के लिए स्टेक बनाती है जो कि मीरी को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसे टेस्ट करते हुए काजुकी बोलता है कि ये क्या बकवास है, दुकान का खरीदा हुआ कचरा है ये, मैं बनाता हूँ एकदम उम्दा क्वालिटी का। और तभी रेई बोलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब एपिसोड थोड़ा सीरियस होने लगता है और हम देखते हैं कि मीरी सो चुकी होती है और फिर उन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन होना शुरू होता है। और उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मिसाकी को गले का कैंसर हो चुका होता है, जिसके कारण उसे उसके कैफे से निकाल दिया गया होता है। और अब वो ये सोच रही है कि वो अपना बाकी का समय अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देने में बिताएगी। और वो रेई और काजुकी से थैंक्स भी बोलती है कि उन लोगों ने उसकी बेटी की इतने अच्छे से देखभाल की। और ये सुनकर के काजुकी पहले तो गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन फिर वो एंड में बोलती है कि किस तरह से उसे पता है कि वो दोनों किस तरीके का काम करते हैं। और ये सुनकर के वो दोनों चुप हो जाते हैं और मिसाकी आगे बोलती है कि भले ही तुम दोनों मेरी बेटी से प्यार करते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने दे सकती हूँ। और फिर वो आगे ये भी बोलती है कि मैं यहीं आसपास अपार्टमेंट ले करके शिफ्ट हो जाऊंगी ताकि मीरी अपने फेवरेट किंडरगार्टन में जाती रह सके। और फिर ये बोल करके वो वहां से चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं क्यूटारो के पास, जहां पर वो क्यूटारो से कंप्लेन करने लगते हैं कि किस तरह से ये सब चीजें हुई, जिस पर क्यूटारो बोलता है उसी ने ही मिसाकी को रेई और काजुकी का एड्रेस दिया होता है। और ये जो दोनों काम करते हैं उसके बारे में भी क्यूटारो ने ही मिसाकी को बताया हुआ होता है। और ये सुनकर के काजुकी और रेई हैरान रह जाते हैं। और उसके बाद फिर क्यूटारो उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल की एक फोटो दिखाता है जो कि जाहिर है कि किसी और ने ली हुई होती है। और फिर वो उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि किस तरह से मीरी के आने के बाद उन दोनों का काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है, तो जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन या कि स्पेसिफिकली कहें तो शिगेकी बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और उसकी नजर मीरी के ऊपर है। और फिर ये सारी बातें एक्सप्लेन करने के बाद क्यूटारो आगे ये भी बोलता है कि हम एक ऐसे काम में हैं जहां पर अगर हम अपने चाहने वालों के साथ रहेंगे तो यही उनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। यानी वो इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि मीरी को उसकी माँ को सौंप दो। और फिर वो क्यूटारो की बात समझ जाते हैं कि वो बोल तो सही रहा है। और फिर उसके बाद अगले दिन काजुकी डिसाइड करता है कि वो पूरा का पूरा दिन मीरी के साथ बिताएगा। और फिर उसके बाद वो तीनों ही निकल जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क के लिए, जहाँ पर वो काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं, काफी सारा खाना खाते हैं और बहुत मजे करते हैं। और एंड में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वो पहुंचते हैं फेरिस व्हील के पास। और फिर वो फेरिस व्हील में बैठते हैं और फिर यहाँ पर काजुकी और रेई के बीच में सीरियस कन्वर्सेशन होना शुरू हो जाता है। और फिर काजुकी रेई को समझाता है कि किस तरह से मीरी को उसकी माँ को सौंपना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। और पहले तो बेचारे रेई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर काजुकी ऐसे कैसे बोल सकता है, लेकिन एंड में रेई भी समझ जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिसाकी खड़ी होती है और जिसे देख करके मीरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। और फिर उसके बाद काजुकी मीरी से बोलता है कि आज का दिन तुम अपनी माँ के साथ स्लीप ओवर करो और हम तुमसे बाद में मिलेंगे। और ये सुनकर के मीरी बोलती है कि ठीक है, और वो मिसाकी के साथ चली जाती है। और यहाँ पर काजुकी और रेई खड़े खड़े मीरी को जाते हुए देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है 11वां एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि मीरी के जाने के बाद पूरा का पूरा घर एक शमशान की तरह बन चुका होता है, जहाँ पे हर चीज बहुत ही ज्यादा बोरिंग और शांत होती है। और रेई और काजुकी भी एक तरीके से ज़ॉम्बी जैसे बन चुके होते हैं। और फिर उसके बाद बालकनी में खड़े होकर के रेई और काजुकी आपस में बात करने लगते हैं। और काजुकी बोलता है कि उसे तो याद भी नहीं है कि मीरी के मिलने से पहले वो रहता कैसे था। और फिर उसके बाद रेई बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो इस न्यू ईयर पे शिगेकी को यानी सुआवा फैमिली के बिजनेस को वापस से ज्वाइन करेगा, यानी वो इस अपार्टमेंट को छोड़ करके चला जाएगा। और वो आगे काजुकी से बोलता है मेरे जाने के बाद तुम ये अपार्टमेंट रख लेना, जिस पर काजुकी बोलता है नहीं, मैं कुछ और देख लूंगा क्योंकि मेरे अकेले के लिए ये अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेई शिगेकी को वापस से ज्वाइन करने के लिए उसके पास जाता है, जहां पर पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि शिगेकी मीरी और उसकी माँ को मरवाना चाह रहा होता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि किस तरह से मीरी ने रेई को बहुत ही सॉफ्ट बना दिया है और वो ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता होता है, तो सुआवा फैमिली के नाम पर कलंक लग जाएगा। तो ये जानने के बाद कि किस तरह से शिगेकी मीरी को मरवाना चाहता है, रेई उससे मना करता है और बोलता है कि मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए बॉस। जिस पर शिगेकी बोलता है कि तुम्हारा यही डेस्परेशन मुझे नहीं चाहिए और इसीलिए मैं उसे मरवा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वो बाहर आकर के काजुकी को फोन करता है और बोलता है कि जल्दी मीरी के पास जाओ, वो खतरे में है। और ये सुनते ही काजुकी भागते हुए मीरी के पास जाने लगता है और भागते भागते वो क्यूटारो को फोन करके सब कुछ बता देता है।
और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरी अपनी माँ के साथ अच्छे से रह रही होती है और मिसाकी भी उसे गले लगाकर माफी मांगती है कि किस तरह से वो एक अच्छी मम्मी नहीं बन पाई, लेकिन अब वो अपने सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगी। तभी उनके घर का बेल बजता है, जिस पर मिसाकी पूछती है कि कौन है, और बाहर से आवाज आती है डिलीवरी वाला, और जो कि जाहिर है कि डिलीवरी वाला तो बिल्कुल नहीं होता, और हम देखते हैं कि वो होता है ओगिनो, और वो मिसाकी को शूट कर देता है। और इतने में ही वहाँ पर काजुकी आ जाता है, जो कि मिसाकी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओगिनो उसके कंधे पर शूट कर देता है और बोलता है कि तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले इससे तो निपट लूं। और फिर जैसे ही वो मिसाकी को मारने ही वाला होता है, इतने में ही पुलिस का सायरन बजने लगता है, और ये सुन करके ओगिनो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो सायरन की आवाज क्यूटारो निकाल रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी बहुत ही बुरी हालत में होती है, और क्यूटारो सोती हुई मीरी को उठा करके बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। और काजुकी के हाथों में ही मिसाकी अपना दम तोड़ देती है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी को वहीं पर छोड़ करके वो दोनों मीरी को लेकर के एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर शिगेकी नहीं पहुंच सकता होता है। और फिर वहां पर रेई आता है, और फिर उसके बाद का माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है, और बेचारा रेई यही सोच रहा होता है कि किस तरह से पहले तो हमने इस बच्ची के बाप को मार दिया और अब उसकी माँ को भी मार दिया। और फिर सिचुएशन शांत करने के लिए क्यूटारो बोलता है कि मैं थोड़ा खाना बनाने जा रहा हूँ। और उसके बाद काजुकी और रेई के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कि आखिर मीरी का करना क्या है, जिस पर काजुकी बोलता है हम मीरी के फेक डेथ को दिखा देंगे जिससे शिगेकी सेटिस्फाई हो जाए, और उसके बाद मीरी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से अपना जीवन जी सके। और ये बात रेई को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो काजुकी से बोलता है कि किस तरह से हमने उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और अब हम उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, ये हमारा सबसे बड़ा ऑफेंस होगा। और फिर उसके बाद वो अपने कन्वर्सेशन करते करते काजुकी को मना लेता है कि किस तरह से मीरी उन्हीं के साथ रहनी चाहिए। और फिर एंड में काजुकी भी मान जाता है और रेई से बोलता है अगर हमें मीरी को पालना है तो तुम झाड़ू पोछा सीखो और हफ्ते में 2 दिन खाना बनाना, ठीक है। और फिर यही सब बातें करने के बाद वो क्यूटारो के पास जाते हैं और क्यूटारो को अपना डिसीजन बताते हैं, जिस पर क्यूटारो बोलता है अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम कर सकते हो। और फिर एनिमे का आखिरी यानी 12वां एपिसोड शुरू होता है, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेई और मीरी मिलके दोबारा से काजुकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और इस बार काजुकी उन्हें अप्रूव कर देता है। और उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मीरी को किंडरगार्टन छोड़ने जाते हैं, जहां पर शाम में शुरू होने वाला होता है क्रिसमस सेलिब्रेशन। और फिर मीरी पूछती है कि आखिर माँ कहाँ है, क्योंकि माँ ने बोला था कि वो क्रिसमस सेलिब्रेशन में उनके साथ रहेंगी। और ये सुनकर के वो दोनों बेचारे क्या ही बोलते, तो वो बोल देते हैं कि तुम्हारी माँ थोड़ी बिजी है, वो किसी काम से गई है बेटी। और फिर उसके बाद मीरी रेई और काजुकी से पूछती है तो क्या आप दोनों रहेंगे, जिस पर रेई बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर मीरी उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करती है और उससे बोलती है कि ये पिंकी प्रॉमिस है, यानी कि आप ये प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों पहुंचते हैं क्यूटारो के पास और उससे लेते हैं काफी सारे एक्सप्लोजिव्स। और क्यूटारो उससे पूछता है कि आखिर तुम इसका करने क्या वाले हो दोस्त, जिस पर रेई बोलता है कि मैं अपने पापा से थोड़ा बातचीत करूंगा। और ये सुनकर के क्यूटारो बोलता है वैसे बातचीत करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और उसके बाद काजुकी क्यूटारो से बोलता है सुनो दोस्त, अगर हम नहीं आ पाए तो तुम मीरी का ध्यान रखना। और ये सुनकर के क्यूटारो उसके मुंह पर कैरी बैग फेंक के मारता है और बोलता है मैंने तुम्हारी बहुत मदद कर दी है, तो तुम्हें जिंदा वापस आना होगा और मीरी का ध्यान रखना होगा। और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों शिगेकी के घर में पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी में बढ़ रहे होते हैं, और फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। और हमें ये पता चलता है कि क्यूटारो ने उन दोनों के लिए सेंटा के कॉस्ट्यूम छोड़े हुए होते हैं, जो कि वो मीरी के क्रिसमस प्रोग्राम में पहन करके जाएंगे। और फिर उन दोनों के बीच में ये बातचीत होती है कि आखिर क्या वो दोनों अपने बचपन में सेंटा को मानते थे, जिस पर काजुकी बोलता है कि मैं तो बचपन से ही अनाथ था, तो मुझे तो वैसे ही विश्वास नहीं था सेंटा पर, क्योंकि मुझे जो चाहिए था आज तक वो मुझे कभी मिला ही नहीं। और रेई बोलता है कि हाँ मेरा भी यही था। और फिर यही सारी कन्वर्सेशन करते हुए वो पहुंचते हैं शिगेकी के घर पर, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा के लिए शिगेकी से बच करके भाग नहीं सकते होते हैं। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही कि शिगेकी उन्हें पकड़ लेगा, तो बच करके भागने से अच्छा है कि एक बार वो सामने जा करके थोड़ा कन्फ्रंट करें। तो इसीलिए वो यहाँ पर आए हुए होते हैं। और फिर मेंशन में घुसते ही धैं धूं गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, और वो दोनों ही शिगेकी के लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। एंड में ये सब हबड़ दबड़ नोटिस करता है ओगिनो, और ओगिनो उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है, जिसके कारण से मेंशन के गेट के पास में आ करके उन दोनों की गाड़ी खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद वो दोनों मेंशन के अंदर घुस करके
दोबारा से गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच ओगिनो काजुकी को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। और जैसे ही ओगिनो काजुकी को मारने ही वाला होता है, इतने में ही रेई उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन रेई ओगिनो का सामना नहीं कर पाता। और फिर ओगिनो जैसे ही रेई को मारने वाला होता है, इतने में ही काजुकी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मिसाकी ने मरते वक्त अपने आखिरी शब्द क्या बोले थे? तो आके मुझे पकड़ लो। और ये बोल करके वो भागने लगता है और ओगिनो के अंदर चुल मच जाती है कि आखिर मिसाकी के आखिरी शब्द क्या थे। तो ये सुनने के लिए वो काजुकी का पीछा करने लगता है और काजुकी दौड़ते हुए पहुंचता है किचन में, जहां पर होता है डेड एंड, और वो ओगिनो के ऊपर सामान फेंकने लगता है, जिससे ओगिनो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो अपने गन को काजुकी की तरफ एम करके पूछता है, बताओ उसके आखिरी शब्द क्या थे? और फिर काजुकी बताता है उसके आखिरी शब्दों में उसने अपनी बेटी का नाम लिया था। और ये सुनकर के ओगिनो बोलता है क्या बकवास है। और फिर वो काजुकी से पूछता है, तुम बताओ तुम्हारे क्या आखिरी शब्द हैं? और जैसे ही हमें लगता है कि अब तो काजुकी का खेल खत्म हो चुका है, इतने में ही वहाँ पर रेई आ जाता है। लेकिन बेचारा रेई उसके सामने फिर से नहीं टिक पाता और वो रेई का गला दबा करके उसे मारने ही वाला होता है। इतने में ही काजुकी पीछे से आकर के उसकी गर्दन पर चाकू मार देता है। और ये देख करके जैसे ही रेई उसे धक्का देता है, वो चाकू उसके गर्दन के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर जमीन पे गिर जाता है। और ये देख करके वो दोनों आगे चले जाते हैं। और जैसे ही ओगिनो अपनी डायरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, और हो सकता है कि वो शायद अपने आखिरी थॉट उस डायरी में लिखना चाह रहा होता है, लेकिन खैर जो भी वो करने वाला होता है, उससे पहले ही काजुकी किचन में लाइटर फेंक देता है। और क्योंकि वहां पर पहले से ही गैस लीक हो रहा होता है, जिसके कारण से वो कमरा वहीं पर फट जाता है और ओगिनो वहीं पर जल के स्वाहा हो जाता है। और फिर एंड में रेई काजुकी से बोलता है कि मैं अपने पापा से खुद मिलना चाहूंगा। और फिर ये बोल करके वो अकेला ही शिगेकी के पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि शिगेकी के टेबल पे गन रखी होती है। और रेई उससे बोलता है, बॉस मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहता हूँ। और ये सुनकर के शिगेकी बोलता है, तुम जानते हो यहाँ ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ या तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो नहीं तो मर जाओ। और ये बोल करके वो गन निकालता है और रेई को शूट करने ही वाला होता है। इतने में ही रेई शिगेकी के कंधे पर शूट कर देता है और शिगेकी उससे बोलता है, तुम भले ही मुझे मार दो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम चाहे पाताल में ही क्यों न चले जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। और फिर ये सुनकर के रेई बोलना शुरू करता है कि किस तरह से उसे ये काम नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो करता रहा एक माइंडलेस क्रीचर की तरह। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा, और क्योंकि उसे ये सारे काम इसलिए करने पड़े क्योंकि वो सुआ फैमिली से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो अपने आप को ही खत्म कर लेगा। और ये बोल करके वो अपने कंधे पर शूट करता है और अपने आप को इंजर्ड कर लेता है और बोलता है, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा हूँ बॉस, बाय फादर। और ये बोल करके वो जाने लगता है और उसे जाता हुआ देख करके शिगेकी उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन ना जाने किस कारण से वो उस पर शूट नहीं करता। और यहाँ नीचे हम देखते हैं कि काजुकी उसका इंतजार कर रहा होता है और वो रेई को देख करके बोलता है कि ये कंधे पर क्या हो गया, जिस पर रेई बोलता है कि मैंने खुद को ही शूट कर लिया। और फिर उसके बाद वो किंडरगार्टन में जाने के लिए बढ़ने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका होता है, लेकिन मीरी के यहाँ से कोई भी नहीं होता, जिसे देख करके मीरी थोड़ा सा उदास हो जाती है। और लेकिन तभी सेंटा के कपड़े पहने हुए वहाँ पर रेई और काजुकी पहुँचते हैं और जिन्हें देख करके मीरी खुश हो जाती है और प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होने लगता है। और फिर उसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं अब मीरी 16 साल की हो चुकी होती है और रेई और काजुकी ने अब एक खुद का रेस्टोरेंट खोल दिया होता है। और फिर वो तीनों काफी खुश लग रहे होते हैं और एंड में वो एक सेल्फी लेते हैं और यही खत्म होता है ये एनीमे। लेकिन सच बताऊं तो इस एनीमे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। और जैसा मैंने तुम्हें पहले एपिसोड के एंड में बोला था कि किस तरह से मीरी को एक्सेप्ट करने का उनका जो टाइम था वो और ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, ठीक इसी तरीके से एंड में भी चीजें काफी जल्दी हो गई। यानी 11वें एपिसोड में मीरी की माँ मर गई और 12वें एपिसोड में सबको खत्म करते हुए काजुकी और रेई शिगेकी के पास पहुंचते हैं और अचानक से शिगेकी का मन बदल जाता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। मेरे हिसाब से उन्हें 5-6 एपिसोड और बनाने चाहिए थे कि किस तरह से काजुकी मासाकी के डेथ से उभरता और अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करता। और फिर शिगेकी और रेई के बीच का जो टेंशन था वो अगर थोड़े और एपिसोड्स में खिंचता तो हम रेई के साथ इमोशनली और थोड़ा कनेक्ट कर पाते। और इस एनीमे में काफी सारे लूप होल्स भी हैं, जैसे कि जब काजुकी और रेई ने मीरी को मिसाकी को सौंप दिया था तो जाहिर है कि मिसाकी उसे किंडरगार्टन में छोड़ने के लिए आती होगी, लेकिन बाद में आना ने रेई और काजुकी से ये पूछा ही नहीं कि आखिर मिसाकी कौन है और आखिर वो कहाँ गई। और फिर उसके बाद हमें ये भी जानने को नहीं मिला कि क्या 15 साल बाद रेई और काजुकी ने
मीरी को सब सच बता दिया, क्योंकि आखिरकार मीरी अब बड़ी हो चुकी है तो उसे तो पता लग ही गया होगा कि उसके दो पापा तो नहीं हो सकते हैं। तो अगर उन दोनों ने मीरी को सब सच बता दिया है तो आखिर मीरी का रिएक्शन क्या था और मीरी को उन दोनों को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा। तो अगर इस एनीमे को बनाने वाले लोग इन्हीं सब चीजों को साथ में लेकर के चलते और 6-7 एपिसोड्स और एक्स्ट्रा बनाते तो व्यूअर्स इमोशनली और ज्यादा कनेक्ट हो सकते होते। लेकिन खैर ये मेरा ओपिनियन है और तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके बताओ और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आई होप तुम्हें अच्छा लगा, तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।